अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा नया चैप्टर है वो है बायो एनर्जेटिक्स क्लास 9th का। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत इन्फॉर्मेटिव भी है। इसे समझिएगा। काफ़ी इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर के अंदर आपसे रिलेटेड है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये चैप्टर बोर्ड के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा अहम है। इसका हर एक टॉपिक अपनी अहमियत आप है, तो लिहाजा आप इस चीज़ को यकीनी तौर पे इसमें दिलचस्पी ज़ाहिर करें और इसको समझने की कोशिश कीजिए। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन या कोई मालूमात हो या कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बायो एनर्जेटिक्स, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। बायो एनर्जेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायो एनर्जेटिक्स किस चीज़ की स्टडी का नाम है? एनर्जी रिलेशनशिप्स का। यानी अब आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी की जो टाइप्स हैं वो आपने पढ़ी होंगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी पढ़ी होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप पोटेंशियल एनर्जी ले लीजिए, काइनेटिक एनर्जी ले लीजिएगा, यानी और आपने ये भी पढ़ा होगा इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज़, कि एनर्जीज़ कैसे एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में कन्वर्ट होती है। जैसे मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। इस तरह पोटेंशियल से काइनेटिक और काइनेटिक से पोटेंशियल। इसे आप एनर्जी रिलेशनशिप कह सकते हैं। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन यानी वही जैसे मैंने अभी आपको बात की कि एनर्जी का एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील होना। किसके अंदर तब्दील होना? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। यानी हमारी बॉडी में एनर्जी जो है वो एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील भी होती है। ठीक है, और एक एनर्जी का दूसरी एनर्जी के साथ लिंक भी है। हमारी बॉडी में ये तमाम तर प्रोसेस केमिकल एक्टिविटीज़ के ज़रिए से होते हैं, डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस के ज़रिए से होते हैं, जिसमें एक चीज़ दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। चलें अब हम इसको मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं बायो एनर्जेटिक्स को और इसे समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये देखें कि ये मैं आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूँ। इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। द वर्ड बायो एनर्जेटिक्स इज कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, बायो एंड एनर्जेटिक्स। जो आपके पास बेसिकली जो वर्ड है ना बायो एनर्जेटिक्स का, ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, बायो से और एनर्जेटिक्स से। यहाँ नीचे भी मैंने आपके सामने हाईलाइट किया है, यहाँ पर भी। अब सबसे पहले हम बायो के हवाले से एक्सप्लेनेशन लेते हैं और फिर हम एनर्जेटिक्स की तरफ आएंगे और फिर एंड पे जाके हम इन दोनों को एक साथ मिलाएंगे और इसको समझेंगे। बायो का मतलब तो आपको पता है सीधा सीधा कि लाइफ है, और लाइफ का बेसिक यूनिट है आपको पता है सेल, जो हमारी ज़िंदगी की बुनियादी इकाई है, बेसिक यूनिट है, जिससे मैं, आप और तमाम दुनिया के जानदार, तमाम तर मखलूक़ात बनी हैं, वो सेल है। और सेल के बारे में हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 में। उसमें हमें एक टॉपिक को थोड़ा सा रिकॉल करना है। सेल एज एन ओपन सिस्टम। सेल एक खुले निज़ाम की तरह है। उसमें हमें यह बताया था कि सेल के अंदर लगातार मटेरियल्स आते भी हैं और सेल से बाहर जाते भी हैं। डेफिनेटली बात है कि आपके पास सामने सेल की डायग्राम बनी हुई है, आपको समझाने के लिए सिंपल डायग्राम है। तो सेल में जो आ रहे हैं वो डेफिनेटली यूज़फुल मटेरियल्स हैं और जो सेल से बाहर जा रहे हैं वो वेस्ट मटेरियल्स हैं। ठीक है, अब हमें ये जानना है कि वो जो यूज़फुल मटेरियल्स हैं भाई वो कौन से हैं और जो वेस्ट हैं वो कौन से हैं। ओके, अब हम आते हैं एनर्जेटिक्स की तरफ। एनर्जेटिक्स लफ्ज़ एनर्जी से निकला है और एनर्जी का तल्लुक़ है खुराक के साथ, फूड के साथ। ठीक है, और फूड के साथ केमिकल रिएक्शंस करते हैं हमारे एंजाइम्स। एंजाइम्स के बारे में हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था। ठीक है जी, एंजाइम्स के बारे में हमने चैप्टर 6 में पढ़ा था। अब एंजाइम जिस मैकेनिज़्म के तहत काम करते हैं उसको हम मेटाबॉलिज्म कहेंगे। ठीक है, और मेटाबॉलिज्म के बारे में आपको पता है कि वो तमाम तर केमिकल रिएक्शंस जो बॉडी की जानदार की जिस्म में हो रहे हैं, ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ में हो रहे हैं, उसको मेटाबॉलिज्म कहेंगे। जितने भी रिएक्शंस हैं
तमाम रिएक्शंस का मकसद सिर्फ एक ही है, एनर्जी गेन करना और बॉडी को प्रोवाइड करना। अब मेटाबॉलिज्म को आगे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक है कैटाबॉलिज्म और एक है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि लार्जर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको ब्रेक डाउन किया जाता है स्मॉलर में, ठीक है। और एनाबॉलिज्म में ये होता है कि स्मॉलर टू लार्जर मॉलिक्यूल्स, मतलब यानी स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को लार्जर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक हमारे पास फूड है, ये हमारा फूड मॉलिक्यूल है जो हम कंज्यूम करते हैं, जो खुराक हम कंज्यूम करते हैं। अब फूड के साथ एंजाइम्स ने केमिकल रिएक्शंस किया और केमिकल रिएक्शंस करने के नतीजे में फूड के मॉलिक्यूल्स को जब ब्रेक डाउन किया तो उसके ब्रेक डाउन करने से जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं, दीज आर कॉल्ड CH बॉन्ड्स। इनको हम CH बॉन्ड्स कहेंगे, यानी कार्बोहाइड्रेट्स। याद रखें कि हम 24 घंटों में जो कुछ भी खाते हैं उस सब में कार्बोहाइड्रेट्स है। जितना कुछ भी हम खा पी रहे हैं सब में कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स मीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, ओके। अब ये छोटे छोटे जो कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स हैं इनको आपस में कंबाइंड करके एक जाइंट मॉलिक्यूल बनाया जाता है और वो प्रोसेस होता है एनाबॉलिज्म में। एनाबॉलिज्म में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़कर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स का, और फिर इस मॉलिक्यूल को अब्जॉर्ब करवा दिया जाता है हमारे ब्लड में। अब ब्लड इसे लेके चला जाता है एज ए यूज़फुल मटेरियल के तौर पर सेल के अंदर, ठीक हो गया। जैसे सेल में जाएगा, सेल में आगे इसके साथ इन कार्बोहाइड्रेट्स के साथ रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। कैसे होगा आइए देखते हैं। ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम में आपको ऑक्सीजन नज़र आ रही है। जो ब्लड था, ब्लड ने CH बॉन्ड्स भी प्रोवाइड किए, ऑक्सीजन भी दी। अब ये ऑक्सीजन कार्बन से रिएक्शन करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी। दूसरी तरफ यही ऑक्सीजन हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगी और वाटर बनाएगी। एक तरफ कार्बन डाइऑक्साइड बन गई और एक तरफ वाटर बन गया, और दरमियान में जो बॉन्ड होगा वो टूट जाएगा। CH यानी कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, और इसके टूटने से दो चीज़ें निकलेंगी, एक हीट और दूसरा एनर्जी, जिसे बाद में कन्वर्ट कर दिया जाएगा ATP में। अब नेक्स्ट लाइन में हमें मज़ीद और क्लियर हो जाएगा जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन आई, उसने कार्बन से रिएक्शन किया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाई, ठीक है, और हाइड्रोजन से रिएक्शन किया तो वाटर बना दिया। बॉन्ड टूटा दरमियान में से, हीट निकली और एनर्जी। इस एनर्जी को आगे ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया। इज इट क्लियर? जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, हेयर हीट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव एज अ वेस्ट फ्रॉम द सेल। जो एक्स्ट्रा हीट होगी और कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो सेल से बाहर आ जाएंगे, जिनको मैंने आपके पहले वाले डायग्राम में बताया था ना कि वो कौन से वेस्ट हैं जो सेल से बाहर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो वेस्ट, ओके। अब हम चलते हैं दोबारा उसे स्लाइड पे जी। अब आपको क्लियर हो गया यहाँ पे कि हीट और कार्बन डाइऑक्साइड ये सेल से बाहर चले जाएंगे, वाटर और ATP सेल के अंदर रहेंगे। मैंने मेंशन भी किया हुआ नीचे, वाटर एंड ATP रिमेन इनसाइड सेल, ये सेल के अंदर रहेंगे। अच्छा, ये जो प्रोसेस हुआ है, ये जो सारा प्रोसेस हुआ है, ये वाला सेल के अंदर ऑक्सीजन गई, CH बॉन्ड्स ब्रेक हुए, कार्बन डाइऑक्साइड बनी और वाटर बना। बेटा इस प्रोसेस को सेलुलर रेस्पिरेशन का नाम देते हैं, इसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहेंगे। अब सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन मैंने नीचे कोट कर दी है, आप इसे देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन इज़ अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है इन विच CH बॉन्ड्स ऑफ फूड, जिसमें खुराक के CH बॉन्ड्स आर ब्रोकन, उन्हें तोड़ दिया जाता है बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से, एंड एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द ATP। और इस बॉन्ड के टूटने से जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाता है, मुंतकिल कर दिया जाता है ATP में। ये थी हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन, जो हमारे बॉडी के तमाम सेल्स में हो रही है। हमारे बॉडी में 72 खरब सेल्स हैं, 72 ट्रिलियन सेल्स।
हर सेल के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है। अब अंदाज़ा करें कि कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी और कितनी ज़्यादा एनर्जी बनेगी, कितनी ज़्यादा एटीपी प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अब ये जो एटीपी है, अब हम इसका रोल देते हैं, रोल ऑफ एटीपी एंड इट्स स्ट्रक्चर। यहाँ पर हमारे पास जो मैंने आपको जो रोल है ना वो इसका लिखा हुआ है, ठीक है। द मेजर एनर्जी करेंसी ऑफ ऑल सेल इज अ न्यूक्लियोटाइड कॉल्ड एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जो सेल की सबसे बड़ी मेजर एनर्जी करेंसी है ना, यानी जो मेन सेल की एनर्जी है जो उसके तमाम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए चाहिए उसे एटीपी कहेंगे। इट इज़ द मेन एनर्जी सोर्स फॉर मेजॉरिटी ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स सच एज डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स। और ये सबसे बड़ा बुनियादी ज़रिया है, मतलब ये बता रहा है आपको कि हमारे सेल की मेन एनर्जी एटीपी है और वो एटीपी अब हमारे किन किन कामों में इस्तेमाल होती है। डीएनए को बनाने में, आरएनए को बनाने में, प्रोटीन्स को बनाने में, हमारी हरकतों सकनात में, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, यानी नर्व इम्पल्स से मुराद जो पैगामात है जो हमारी बॉडी के तमाम तर पार्ट्स से दिमाग तक और दिमाग से तमाम बॉडी पार्ट्स तक जाते हैं, उनको मुंतकिल करने में, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो हमारे सेल्स के अंदर मटेरियल्स आते हैं या जाते हैं, ठीक है, एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, ठीक है, इन तमाम तर कामों में एटीपी अपना अहम किरदार अदा करती है, मॉलिक्यूल्स को ले जाने में, पैगामात रसानी में, हमारी बॉडी के मूवमेंट में, हमारी बॉडी में नए मैक्रो मॉलिक्यूल्स को बनाने तक में। नीचे आपके सामने अब एटीपी के सब यूनिट्स भी आपको मैंने शो कर दिए हैं और नीचे यहाँ पर डायग्राम भी मौजूद है। ये आपके सामने एक एटीपी का डायग्राम नज़र आ रही है, तो मैंने इसको ड्रॉ किया और करने के बाद आपके सामने यहाँ पर रख दिया और आपके सामने क्लियरली शो कर दिया। बेटा इसके 3 सब यूनिट्स हैं। सबसे पहले हैं इसके 3 फॉस्फेट, ठीक है, फिर इसकी 5 कार्बन शुगर है राइबोस, और लास्ट में इसकी है डबल रिंग नाइट्रोजन बेस एडेनिन, ठीक है, इसे एडेनिन कहेंगे। और ये राइबोस आ गई 5 कार्बन वाली, और यहाँ पर 3 फॉस्फेट जो एक चेन में आपस में कनेक्ट हैं, इनके दरमियान में ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम पीपी बॉन्ड कहेंगे, ठीक है, इसको हम पीपी बॉन्ड कहेंगे, जो फॉस्फेट बॉन्ड है और ये बहुत ज़्यादा एनर्जी वाला बॉन्ड है, हाई एनर्जी बॉन्ड है, ठीक है। तो ये आपको सब यूनिट्स आपको रिवाइज करने हैं, याद भी करने हैं, इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। 3 फॉस्फेट एक ग्रुप में, 5 कार्बन शुगर, डबल रिंग नाइट्रोजन बेस एडेनिन। अब हम देखेंगे कि जो सेल है वो इस एटीपी में से एनर्जी कैसे ऑब्टेन करता है। आपको याद है जो वाटर और एटीपी सेल के अंदर रह गए थे, याद है ना? जी बिल्कुल। तो ये देखें कि ये एटीपी और ये वही वाटर सेल के अंदर जो मौजूद हैं वो रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन करने पर एटीपी का मॉलिक्यूल टूटेगा, यानी एक फॉस्फेट उसका यहाँ से टूट जाएगा, पीछे रह जाएंगे 2, ये बन जाएगा एटीपी, ठीक है। वो जो मॉलिक्यूल टूटा, जो एक फॉस्फेट टूटा है, वो ये फॉस्फेट यहाँ पर आ गया। मैंने कहा ना ये जो बॉन्ड है ये हाई एनर्जी बॉन्ड है, इसे पीपी बॉन्ड कहते हैं। इस बॉन्ड के टूटने से जो एनर्जी निकली वो है 7.3 किलो कैलोरीज, 7.3 किलो कैलोरीज। और ये एनर्जी सेल कंज्यूम कर लेता है, जो दो फॉस्फेट के दरमियान बॉन्ड के टूटने से रिलीज़ हुई इस एनर्जी को सेल कंज्यूम करता है। ठीक हो गया। तो अब पता चल गया होगा कि वाटर क्यों सेल के अंदर रह जाता है, तो आपको क्लियर हो गया कि वो एटीपी के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करता है। वाटर इसलिए सेल के अंदर रहता है, इसलिए सेल उसको अपने पास रख लेता है ताकि इन फ्यूचर एटीपी के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके उसमें से एनर्जी निकाली जा सके। नेक्स्ट आगे इसके बाद हम चलते हैं जी, सेम इसी तरह से जैसे यहाँ पर आप देखें कि पीछे वाले प्रोसेस में हमने देखा कि एक फॉस्फेट ब्रेक हो गया है, अब खाली एडीपी रह गया है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ये एडीपी भी हो, अब इस एडीपी के साथ दोबारा अगर वाटर अगेन रिएक्शन करता है तो एक फॉस्फेट और टूट जाएगा, जिसके नतीजे में फिर एएमपी रह जाएगा, फिर से फॉस्फेट एक रिलीज़ हो जाएगा और 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी अगेन खारिज हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी बॉन्ड टूटेगा हर दफ़ा बॉन्ड के ब्रेक होने से 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी ही रिलीज़ होगी। आई होप कि आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। कोई क्वेश्चन हो तो आप इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं।
अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।